हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माइक्रोस्कोप आपके पास टू टाइप्स का होता है, सिंपल एंड कंपाउंड। Today we will study only simple microscope, which is also known as simple microscope और मैग्नीफाइंग ग्लास। इसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हो, जो आप नॉर्मली देखते हो लैब में। जैसे आपको वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर प्लास की शेप में होता है, देखा सबने होगा। वर्नियर कैलिपर जो होता है उसको आप, उसकी जो रीडिंग्स है उनको स्टडी करने के लिए, या स्क्रू गोज होता है आपके पास, किसी भी छोटे चीज़ को बड़ी देखने के लिए आप उसे यूज़ करते हो माइक्रोस्कोप को। और इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है क्योंकि ये सिंपलेस्ट होता है आपके पास। इसके अंदर आप यूज़ करते हो लेंस को। लेंस जो होता है वो स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। इसका रीज़न भी है स्मॉल फोकल लेंथ का क्यों लिया आपने, वो अभी आप डेरिवेशन करोगे तब आपको समझ आ जाएगा। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। डायग्राम आपको इसमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपने डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया पेंसिल से और स्केल से तो आपके नंबर कट गए। ये मानो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी कई बार ऐसा होता है कि 3 मार्क्स का यहाँ से दे देते हैं और एक न्यूमेरिकल साथ में कनेक्ट कर देते हैं, या कोई भी थ्योरी पार्ट। सो इसीलिए इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। कंसीडर ये आपके पास कोई भी एक लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है, कनकेव है या कन्वेक्स है? कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हम कम लेंगे, ठीक है। ये इसका यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर C। यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करो। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है A B। अब ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगी ये आप यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो इसको। सेंटर को आप दिखाने के लिए इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो लेंस के, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, रेयर से डेंसर में जाएगी तो यहाँ पर सर्कल होगा, नॉर्मल इस तरह से होगी, बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो भी रे आपकी पैरेलल आती है वो हमेशा फोकस से जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर। तो ये फोकस से गई। नेक्स्ट आप इससे रे निकाल सकते हो, ये ऑब्जेक्ट आपने इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो रे है वो सेंटर से जाएगी। क्लियर। अब ये दो रे आपको कहीं मिलती हुई नजर आ रही हैं, पैरेलल रे हैं जो कभी मीट नहीं होंगी। बट ऐसा तो नहीं होता कि आपको इमेज नहीं दिखती, आपको तो इमेज दिखाई देती है। इसका मतलब ये रे कहीं ना कहीं तो मीट होंगे। यहाँ तो ये मीट नहीं होंगी क्योंकि मैथ कहता है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। अदरवाइज आपके पास मैथ बोलता है कि दो पैरेलल लाइंस आपस में कभी मीट नहीं करती, तो ये आपके पास मीट नहीं होंगी, डाइवर्ज होती जा रही है, इस तरह से फैलती जा रही है, पैरेलल लाइन से भी ऊपर डाइवर्ज हो रही है। तो इसका मतलब ये कहीं वर्चुअल फोकस होगा, मतलब वर्चुअल कहीं मीट करेंगे। तो इसको आप क्या करो, एक्सटेंड कर दो। ये कहीं मीट हो गई इस पॉइंट पे सपोज, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आपके पास ये मीट करेंगे, यहां पर आपके पास क्या बन जाएगी, इसकी इमेज। ये आपके पास क्या हो गई, इसकी इमेज। इस वाले पॉइंट को B डैश, क्योंकि ये B था, और ये ऊपर वाला पॉइंट जो होगा ये A डैश। क्लियर। अब आपको जो है इसके अंदर लिखना कैसे, देखो, यू आर स्टडिंग अबाउट मैग्नीफाइंग ग्लास और आप इसे बोल सकते हो सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले आप इसमें डिफाइन करोगे कि ये यूज क्यों होता है। इट इज यूज्ड टू स्टडी टाइनी ऑब्जेक्ट्स, जो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट्स को, बिकॉज इट गिव्स अस
कैसी इमेज देता है ये? वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनती है, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, आपके ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी इमेज देगा ये, मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लेंस को हाईलाइट कर देना, एंड लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ इज यूज्ड इन इट, इसमें जो लेंस यूज़ किया है वो स्मॉल फोकल लेंथ का किया, इसे आप हाईलाइट ज़रूर करना पेपर में इस तरह से, ठीक है। 2 पेन तो यूज़ करोगे ही, तो उससे हाईलाइट कर देना, क्लियर। पहले आपको ये लिखना है इसके बारे में, मैग्नीफाइंग ग्लास ड्रॉ करना है पेंसिल से, उसके बाद आपको ये लिखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट आपको होता है इसमें कैलकुलेट करना होता है मैग्नीफाइंग पावर को। सो मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालनी है आपको, हर एक में मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। उससे पहले आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना, इसको एक्सप्लेन करते हैं। नोट डाउन कर लिया? इट इज़ यूज टू स्टडी टाइनी ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इट गिव्स अस वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ इज यूज्ड इन इट, क्लियर। ओके, नाउ इसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट, ये तो था इसका इंट्रो, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन या फिर आप बोल सकते हो इसको कोर्स ऑफ रे, रे किस तरह से बनाई गई है, ठीक है, कैसे बनाई गई है, लिखो इसको। अ लेंस, कन्वेक्स लेंस लिखो इसको, अ कन्वेक्स लेंस, क्या नाम दे इसको, कुछ भी नाम ले लो आप, MN ले ले। अ कन्वेक्स लेंस MN ऑफ ऑप्टिकल सेंटर C is used with small focal length, आपने वो हाईलाइट कर ही दिया था तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। is used and object AB is placed in front of it so that image, virtual image A dash B dash is formed in front of it. Now angle made with principal axis के साथ जो एंगल बनाया है by object is अल्फा बोलो इसको, एंड एंगल मेड विद प्रिंसिपल एक्सेस बाय इमेज इज कॉल्ड बीटा, उसको आप क्या बोलो, बीटा। देखो क्या किया मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में, क्या लिखा है आपके पास, आपने जो लेंस लिया था कन्वेक्स, अ कन्वेक्स लेंस MN इज यूज्ड एंड ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस। AB जो है उसके बाद यहाँ से आपने 2 रे इसमें से निकाली, एक रे ये, एक रे ये, एरो लगा देना इसमें, ठीक है। एक रे आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, बट इतना अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से आती है हमेशा। अब तक आपको सब क्लियर हो गया होगा, तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत कुछ है लिखने को, ठीक है। मेन है डायग्राम, ये तो कुछ भी डायग्राम नहीं है। नेक्स्ट हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी कुछ है लिखने का, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, ये बहुत कम पूछा जाता है बट पूछ लेते हैं, इसको भी पूछा जाता है, ये 3 नंबर में आ जाता है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी तो ये टकराने के बाद फोकस से रिफ्रैक्शन के बाद पास हुई। नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रह जाएगी आपके पास वो रिट्रेस करेगी अपनी ही पाथ को। एक एरो मैंने ऐसा भी लगा दिया रिट्रेस वाला। यहाँ पर आपके पास आई है, यहाँ पर आपकी जो आई है इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि ये तो मिलेंगी नहीं, इसलिए इसने देखा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो इसने इन रेज को पीछे की तरफ जो है प्रोड्यूस करके देखा। प्रोड्यूस करने के बाद आपके पास A डैश B डैश जो है इमेज फॉर्म हो गई। क्लियर? जो एंगल आपके पास ऑब्जेक्ट ने बनाया है इस एंगल को आप बोलते हो अल्फा। अब आपके पास देखो ऑब्जेक्ट A भी है और इमेज A डैश B डैश है, तो इमेज वाला एंगल है ये भी आपके पास जो होगा, ये भी आप सोचोगे कि अल्फा है, ऑब्जेक्ट वाला भी अल्फा है। सो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करो, इस वाली रे को ऑब्जेक्ट वाली को
पीछे प्रोड्यूस कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप इसको मान लो A1। अब ये वाला एंगल मान लो कि जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा इस वाले पॉइंट से ये एंगल ले लो कि ऑब्जेक्ट का जो एंगल है वो आपके पास ये है। इसको डॉटेड दिखाओ, आप डॉटेड दिखाओ इसको, ठीक है। ये जो एंगल है आपके पास ये ऑब्जेक्ट का एंगल है, क्लियर। जो ये ऑब्जेक्ट का एंगल है इतना, सिर्फ इतना, ये तो है अल्फा। अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा हर एक में अल्फा बनाएगा, और जो ये पूरी इमेज वाला एंगल है ये पूरा एंगल कंप्लीट, ये एंगल कितना है, बीटा, क्लियर। अल्फा एंगल सिर्फ इसने बनाया। अब यहाँ से लेते तो अल्फा और बीटा में कुछ फर्क ही नहीं रहता, इसीलिए आपने ऑब्जेक्ट का थोड़ा पीछे प्रोड्यूस कर लिया और आपने मान लिया क्योंकि रेक्टेंगल ही तो बन रहा है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। आपके पास A1 B डैश जो है ये आपके पास ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है A1 B डैश, इसी को मान लिया जो कि AB के इक्वल है। इसने जो एंगल बनाया है वो इतना बनाया है सिर्फ अल्फा, और जो कंप्लीट एंगल है वो क्या है, बीटा, क्लियर। आप इसको थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए ऐसे भी दिखा सकते हो, ये एंगल छोटे वाला अल्फा है और ये पूरा कंप्लीट एंगल क्या है, बीटा है, क्लियर। नाउ आप मैग्नीफाइंग जो इसकी पावर है वो निकालनी है। हर एक में आपने यही करना है, सबसे पहले उसके बारे में बताना है, उसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बारे में थोड़ा लिखना है, और नेक्स्ट आपको निकालनी है इसमें मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, और इसको आप बोलते हो एंगुलर पावर भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो, एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसकी भी डेफिनेशन लिखो, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विद प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया है आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज ने, इमेज का और डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का रेशियो इज गिवन एज मैग्नीफाइंग पावर, बट विद प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ मस्ट बी प्लेस एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब ये है जो आपके पास इमेज बननी चाहिए ना, ये इमेज, ये हर एक केस में आपके पास v जो है वो इक्वल टू d होना चाहिए। d का मतलब है लीस्ट डिस्टेंस, मतलब इससे नज़दीक इसमें कभी इमेज बन ही नहीं सकती थी। इसके बाद तो बन सकती है लेकिन इससे पहले कभी नहीं बन सकती। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब ये है, पहला केस आपको लेना कि यहाँ इमेज पहली बनेगी, उसके बाद आप बहुत सारी इमेजेस बना सकते हो, बट आपको पहली इमेज लेनी है। और जो ऑब्जेक्ट प्लेस है ये डिस्टेंस क्या होता है, u, क्लियर। सो ये आपके पास मेन होता है कि इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बननी चाहिए। आपके पास ऑब्जेक्ट तो मैटर नहीं करता, विद प्रिंसिपल एक्सिस विच ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोलो, या इन विच ऑब्जेक्ट इज placed such that image is formed at least distance of vision। ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखो कि जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे रखे। बुक में ऐसा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है आपके पास दोनों ही बता रखे हैं कि लीस्ट डिस्टेंस पे होने चाहिए, बट आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होता है इस तरह से कि इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बने। सो m क्या हो गया, बीटा बाय अल्फा, ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर आपके पास। बीटा बाय अल्फा सिर्फ ये निकालो, आपके पास डेरिवेशन कंप्लीट है, क्लियर। कैसे निकालोगे बीटा, स्मॉल अपर्चर मान लो। स्मॉल अपर्चर मानोगे तो एक ट्राइंगल हो जाएगी ABC, एक ट्राइंगल हो जाएगी A1 B डैश C, दोनों ट्राइंगल से आ जाएंगे अल्फा और बीटा निकाले। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट such that object is placed as at which image is formed at least distance of vision। इमेज हमेशा लीस्ट पे बननी चाहिए, क्लियर, ओके।
सो कैलकुलेट करो, आपको सिर्फ एम ही निकालना, इनमें और कुछ भी नहीं करना। अभी तो मैंने आपको डिफाइन किया है, सो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा काफ़ी बड़ी चीज़ है, बट आप अपने हाथ से कैलकुलेट करोगे तो कुछ नहीं लगेगा। बीटा बाई अल्फ़ा, नाउ टेन बीटा निकाले पहले, क्या होगा, टेन बीटा को आप अप्रोक्सीमेटली बीटा ले सकते हो, टेन अल्फ़ा को अल्फ़ा ले सकते हो, ठीक है। सो टेन अल्फ़ा या टेन बीटा कुछ भी कैलकुलेट कर लो। टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा किस ट्राइंगल से कैलकुलेट होगा, टेन अल्फ़ा जो है ये रहा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है A1 B डैश डिवाइडेड बाय बेस कितना है BC, ठीक है। उसके बाद टेन बीटा किस ट्राइंगल से कैलकुलेट होगा, बड़े वाली से, परपेंडिकुलर कितना है A डैश B डैश डिवाइडेड बाय बेस कितना है पूरा CB डैश, ठीक है। मैग्निफिकेशन में आप ये इसको लिख सकते हो अल्फ़ा, इसको लिख सकते हो बीटा, सो डायरेक्टली पुट कर लो। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, m इज इक्वल टू टेन बीटा की जगह रखें इसको A डैश B डैश डिवाइडेड बाय CB डैश डिवाइडेड बाय अल्फ़ा की जगह A1 B डैश डिवाइडेड बाय BC, क्लियर। अब आपके पास जो है यहाँ पर टेन बीटा, बीटा जो है इसको भी तो टेन बीटा, तो ये वाली ट्राइंगल ही बन गई, आपके पास पूरी बड़ी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ए बी एंगल तो यही है ना, तो ये एंगल पूरी बड़ी से निकालो या इससे निकालो, इससे निकालोगे तो कट जाएगा, इसको आप सीधा ए बी ले लो, क्लियर। दिस इम्प्लाइज ए बी डिवाइडेड बाई सी बी डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, बी सी डिवाइडेड बाई A1 B डैश। A1 B डैश किसके इक्वल है, ए बी के, पुट करें इसको, ए बी डिवाइडेड बाई सी बी डैश मल्टीप्लाई बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। देयरफॉर भी लिखो यहाँ पर कि A1 B डैश किसके इक्वल है, ए बी का। ए बी से ए बी कैंसिल, m इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई बी सी डैश लिखो या सी बी डैश, बात सेम है। बी सी क्या है, लेफ्ट साइड है, माइनस यू, साइन कन्वेंशन यूज़ करो। बी सी डैश क्या है, बी सी डैश, सी डैश नहीं होगा, बी डैश सी होगा, ये बी डैश सी, ठीक है। बी डैश सी क्या है आपके पास, माइनस वी, लेफ्ट साइड है, इमेज माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास u बाई वी नहीं होगा, v बाई यू आएगा। बी सी की वैल्यू जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो ये आ गया आपके पास u बाई v बाई यू आएगा। ये एक मिनट, m जो है आपके पास क्या होता है, बीटा बाई अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू ए बी डिवाइडेड बाई में सी बी डैश, ए बी डिवाइडेड बाई सी बी, इस ट्राइंगल में ले रहे हो ना आप, बीटा जो है ए बी सी ट्राइंगल है, ये यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सी लिया आपने, ए बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी, और इस वाली ट्राइंगल में आपने बड़ा लिया है तो ये बी डैश सी हो जाएगी। ट्राइंगल यहाँ पर लिया है आपने A1 B डैश सी, ये ध्यान रखना, A1 B डैश सी, तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी सी बी डिवाइडेड बाई A1 B डैश सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी। उसके बाद ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा ए बी सी बी, और ये बी डैश सी ऊपर चला गया, A1 D, ए बी से ए बी कैंसिल, बी डैश सी डिवाइडेड बाई सी बी, तो बी डैश सी ऊपर है और बी सी नीचे है, ये हो जाएगा आपके पास v, क्योंकि आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा भी है ना, वो कितना होता है, v बाई यू ही होता है या माइनस v बाई यू होता है, यही आया, कभी u बाई v तो नहीं आया ना, तो कॉन्ट्राडिक्ट कभी नहीं करेगी कोई भी चीज़, ठीक है। देखो इसको अब करते हैं हम दोबारा से। अल्फ़ा जो एंगल है आपके पास वो हमेशा ऑब्जेक्ट बनाएगा, और जो इमेज बनाएगी वो बीटा बनाएगा। ऑब्जेक्ट आपके पास ये था, अगर आप ये बोलते कि यही एंगल आपने अल्फ़ा ले लिया तो इमेज ने भी यही एंगल बनाया, दोनों सेम तो एंगल नहीं हो सकते, इसीलिए आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे प्लेस करके देखा, रिट्रेस किया, तो ये आपने ट्राइंगल मान ली कि ये ऑब्जेक्ट का एंगल है। यहाँ से देखा तो ये एंगल जो स्मॉल वाला था ये अल्फ़ा बनाया इसने, ये वाला एंगल जो है अल्फ़ा है, और जो इसने इमेज ने ये वाला एंगल बनाया या फिर ये वाला एंगल बनाया, ट्राइंगल तो सेम है, ये एंगल ऐसे बने या फिर ये ऐसे बने, बात तो सेम है ना, एंगल तो इतना ही रहा ना। सो इसीलिए ये वाली इमेज हमने ना कंसिडर करके छोटे वाली ट्राइंगल ले ली, इसमें ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल ए बी सी ये बीटा के लिए, और इमेज के ऑब्जेक्ट के लिए ले ली A1 B डैश सी। तो यहाँ से 10 निकाला, परपेंडिकुलर बाय बेस किया, परपेंडिकुलर बाय बेस करके आपने बीटा की जगह बीटा, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा पुट किया। आपने देखा ये वाली वैल्यू तो ए बी होती है, तो क्रॉस वो कैंसिल किया, कैंसिल करना था आपको मैक्सिमम, तो m की वैल्यू आ गई v बाई यू। अब आपके पास फोकल लेंथ का रीज़न
कि फोकल लेंथ आपने स्मॉल क्यों ली है। उसका रीज़न चेक करने के लिए आप देखो, नाउ m कितना आया आपके पास, v/u आ गया। वी नो लेंस फॉर्मूले से आपको क्या पता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। हमें v/u बनाना है तो इसको क्या करो, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय v से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। v/v 1 माइनस v/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से आपके पास क्या हो गया, 1 माइनस v/u की जगह क्या पुट कर सकते हो, m इज इक्वल टू 1/f। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस 1/f। क्लियर। इसको v से डिवाइड, ये v/f है, v से इसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना, थ्रू आउट किया है। क्लियर। अब आप मुझे ये बताओ v की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, -d लेनी है, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो -d हो जाएगी v की वैल्यू। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। देयरफॉर क्यों लिया ऐसा, v इज इक्वल टू -d, लीस्ट डिस्टेंस पे बननी चाहिए इमेज, तो ये -d लिया जाएगा। अब यहाँ से पता लग रहा है आपको m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप लास्ट में अपने क्वेश्चन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिख सकते हो, डिपेंडेंस ऑफ m। m किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑन फोकल लेंथ। ठीक है। यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ज्वेलरी शॉप पे ज्वेलर यूज़ करता है छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी देखने के लिए, लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप। क्लियर। माइक्रोस्कोप जो है सिंपल माइक्रोस्कोप था। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इफ़ you have any doubt then you can drop down your doubts in the comment section. Thank you.